रहीम, मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज मैं आपको, क्योंकि कल DGIS और DGISI ने भी अपनी प्रेस टॉक के अंदर खुरम जो अरशद शरीफ के ड्राइवर थे और कीनिया के अंदर जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उसके हवाले से उन्होंने सवालात उठाए थे कि वो कौन थे, वो उनके साथ किस तरह उनके साथ मिले, वो सारा वो कौन थे, वो उनको किस तरह से मिलाया गया। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये खुरम और वकार, जिसको ये नाम दिया गया था नकार, वो नकार नहीं था, वो बेसिकली उसका नाम था वकार। इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या था और ये अरशद शरीफ से किस तरह मिले, इनका पूरा बायोडाटा जो है ना, वो एक कुछ यानी कि उनके हवाले से मालूमात मिली हैं, तो मैं आप तक वो मालूमात पहुंचा देता हूँ। एक तो ये है कि जो अरशद शरीफ साहब हैं, वो कल उनकी एक कॉलीग ने आपने एक शो के अंदर ये इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से जाना ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान से वो जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बल्कि एक दफ़ा हमने उसको जब वीज़ा दिया, तो उन्होंने वीज़ा फाड़ दिया और वापस आ गए। दूसरी दफ़ा फिर वो गए थे, जब जो पिशावर से दुबई गए थे, तो ये भी पहली दफ़ा इंकशाफ के वो जाने ही नहीं चाह रहे थे। माहौल उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई, तो तब जाके उनकी जान को ख़तरा और ये सारा जो उनकी हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से जो उनके खदशात उनको पैदा हुए, उस हवाले से उन्होंने क्योंकि चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा था, सदर ममलिकत को भी ख़त लिखा था, जिसकी कल ही हेयरिंग थी। कल जब उनका जनाजा यानी जब वो इस दुनिया से जा रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ अदलिया का निज़ाम भी ऐसा बन चुका है कि एक आदमी कह रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, तो उसके ऊपर जो तहकीक है वो कब हो रही है, उसके ऊपर कल हेयरिंग हुई है। यानी जब उसकी मतलब मैयत जा रही थी, वो यहाँ से सफर आखिरत था, अगली मंजिल यानी दुनिया से चला गया, तब उसकी हेयरिंग हो रही, भाई एक आदमी की जान को खतरा है, उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंस थी या बाकी केसेस। तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल में अदलिया को सोचना चाहिए। दूसरा, अब मैं आपको खुरम और वकार की कहानी बताता हूँ कि ये दोनों किरदार क्या हैं। कीनिया के अंदर गाड़ियों की दरामद के कारोबार से वाबस्ता एक कीनिया के अंदर पाकिस्तानी नयाद हैं राना अजीज, उन्होंने इनके हवाले से बताया है। वो कहते हैं कि वकार अहमद के जो आबाओ अजदाद हैं, वो यहाँ आकर आबाद हुए और वो खुद को पाकिस्तानी नहीं बल्कि कीनिया के शहरी समझते हैं। ये वकार की कहानी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए थे, जबकि खुरम अहमद इनके भाई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो आगे का पूरा अरशद शरीफ साहब के साथ जो इनका लिंक कैसे बना, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि इन चूँकि अरशद शरीफ जब कीनिया में थे ना, तो उनकी जो कत्ल के हवाले से जो पूरी उनका एक यानी कि नैरेटिव बिल्ड अप हुआ है, तो उस हवाले से ये है कि खुरम अहमद वकूआ के वक्त उस गाड़ी को चला रहे थे, यानी V8, जिसमें अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, जिसमें अरशद शरीफ को पुलिस ने गलत शनाख्त की वजह से फायरिंग करके कत्ल किया। जबकि उनके ऑफिशियल जो है एक्स गवर्नर, वो ये कहते हैं कि जो V8 थी, ये वाली जो गाड़ी है ये VIP मूवमेंट के लिए यूज होती है। और फिर ये भी देखें कि जो गुम हुई थी गाड़ी, जिसकी वजह से नाका लगा था, जिस गाड़ी का के अंदर बच्चा भी मौजूद था, वो गाड़ी मर्सिडीज थी। अब V8 और मर्सिडीज, ये बच्चे बच्चे को पता है कि वो कार और ये V8 यानी VIP मूवमेंट, फिर उनके लोग कह रहे हैं। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से मामला क्रिएट हुए। और इसी तरह जो खुरम है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि जो कीनिया पुलिस ने जो आपने इब्तदाई बयान में बताया कि वो मकतूल अरशद शरीफ के भाई थे, लेकिन चूंकि उनकी अहलिया ने फिर उसके ऊपर वजाहत दी कि उसका कोई मतलब कि भाई नहीं है, कोई उसका यानी कि वो दो ही भाई थे। मेजर अशरफ जो थे वो पहले ही शहीद हो गए और अरशद शरीफ अब शहीद हो गए, लिहाजा उनका कोई भाई नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी। शुरू में ये बात भी सामने आई थी कि जो खुरम नामी है वो उनका भाई है। तो ये इसके साथ एक और जो पॉइंट है वो ये है कि जो अरशद शरीफ के साथ जो यानी कि जो खुरम नामी शख्स है, उसके बारे में जब पुलिस ने, कीनिया की पुलिस ने ये बताया कि वो अपने दोस्त वकार को फ़ोन करके, जब ये हादसा क्रिएट होता है, तो वो अपने दोस्त वकार को कॉल करता है और उसको ये हादसे की इतला देता है। तो जो वकार है वो उसको कहता है खुरम को कि आप इसको मेरे घर लेके चले जाएं, जो करीबी वाक़ है। अब ये देखेंगे एक आदमी के गोली चली है, उसका खून बाहर जा रहा है, और वकार क्या कह रहा है कि मेरे घर लेके, बजाय उसको खुरम को बोल के उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसको बोल रहा है कि मेरे घर लेके जाओ। ये भी पॉइंट एक यानी कि सवाल है कि उसको घर क्यों ले जाया जा रहा है बजाय उसको हॉस्पिटल ले जाने के।
اور جب وہ وہاں پہنچے تو اس وقت تک ارشد شریف کی موت واقع ہو چکی تھی، اور ابھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ 10 سے 30 منٹ کے اندر یعنی کہ ارشد شریف کی وقوع کے بعد ڈیتھ ہوئی ہے۔ ارشد شریف کینیا میڈیا کے مطابق ارشد شریف جس گاڑی میں بیٹھے تھے اس پر 9 گولیاں برسائی گئیں، لیکن فائرنگ سے خرم احمد محفوظ رہے۔ کینیا میں پاکستانی ہائی کمشنر سکلین سجدہ نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ خرم احمد زخمی نہیں ہوئے اور وہ ٹھیک ہے، 9 گولیاں لگی ہیں، ارشد شریف فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کی جان چلی گئی ہے، لیکن خرم کو ایک گولی اور ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ بھی دیکھیں، اور جو ٹائر یعنی برسٹ ہوا ہے وہ خرم والی سائڈ کا ہوا ہے، یعنی فرنٹ ٹائر جو رائٹ سائڈ پہ وہ برسٹ ہوا ہے، اس کے باقی تینوں ٹائر بھی ٹھیک ہے۔ اس سارے واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں خرم احمد اور کینیا میں ارشد شریف کے میزبان وقار احمد نہایت اہم ہیں، جبکہ خرم تو اس کیس میں چشمدید گواہ بھی ہیں جنہیں شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے بتایا کہ جب جاننے کی کوشش کی گئی کہ وقار احمد اور خرم احمد کا آپس میں بھائی ہیں، تو ان کے رشتے کے حوالے سے کینیا کے جو اتھارٹی ہے وہ ابھی تک تصدیق نہیں کی انہوں نے کہ آیا کہ یہ والے دونوں آپس میں بھائی ہیں یا ان کا کیا لنک ہے، وہ کون ہیں، کب سے ہیں اور کس کام سے وابستہ ہیں، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اور جس دن یہ واقعہ ارشد شریف کے ساتھ پیش آتا ہے، جس دن ان کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس دن ارشد شریف نے اپنا پورا دن کیسے گزارا؟ ارشد شریف نے اس دن وقوع کے دن کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے تقریباً 2 گھنٹے کے سفر پہ واقع ایک دور دراز علاقے مگادی میں ایمونیشن ڈمپ نامی کیمپ ہے، جس میں انہوں نے دن گزارا۔ اور یہ کیمپ جو ہے نا کینیا کی مشہور سیاحتی جگہ ہے، جہاں آپ جا کر اپنے لیے کمرہ بھی بک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کیمپ میں پونیا نامی شوٹنگ رینج سمیت اس سے متصل ایک ڈیفنس گیئر یعنی دفاعی سامان کی ایک دکان بھی واقع ہے، اور اس حوالے سے آپ گوگل سے بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور اس قسم کی جو تصاویر ہیں وہ آپ کو اس پوائنٹ کی مل جائیں گی۔ اس کیمپ میں کینیا شوٹنگ رینج کی وجہ سے کینیا کے سیکیورٹی اہلکاروں سمیت شوٹنگ کے شوقین افراد جا کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں، جس کے لیے فیس مقرر ہے۔ کیمپ میں کیمپنگ کی فیس 2000، شوٹنگ رینج استعمال کرنے، رینج آفیسر اور تمام سامان کے استعمال کی جو مکمل قیمت ہے وہ تقریباً 30,000 روپے فی کس ہے، جبکہ کیمپ میں سائیکل ٹریک، تیر اندازی سمیت مزید جو پوائنٹس ہیں وہ بھی روڈنگ ٹریک بھی بنایا گیا اور اسے استعمال کرنے کی فیس بھی مقرر ہے۔ اس شوٹنگ رینج کے مختلف ویڈیوز اور تصاویر بھی آپ کو اس کی مطلب کہ نیٹ سے گوگل سے سوشل میڈیا سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ لہذا اس دن ارشد شریف نے شوٹنگ کے جو مطلب کہ جو یہ پورا ایک سیٹ اپ تھا وہ بھی جا کے دیکھا تھا، وہاں پہ وقت گزارا تھا۔ اس کے ساتھ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کیمپ میں دسمبر 2021 میں جمہوری شوٹ کے نام سے ایک فیسٹیول بھی منعقد ہو چکا ہے، فیسٹیول بھی منعقد کیا گیا تھا، جس میں کینیا کے ڈیفنس فورسز شوٹنگ کلب اور نیشنل پولیس سروسز کلب سمیت تقریباً 79 کھلاڑیوں نے شوٹنگ رینج کا دورہ کر کے وہاں شوٹنگ مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ یہ مقابلہ کینیا کی نیشنل پولیس سروس کے اہلکار ایدن محمد نے جیتا تھا۔ یہ تو کیمپ کے بارے میں مطلب چند ایک معلومات تھیں جو میں نے اب بتائیں۔ اب یہ جو ایمو ڈیمپ نامی کمپنی ہے یہ کیا ہے، اس کا اس کیمپ سے کیا تعلق ہے، یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی جب تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ والی جو کمپنی ہے ایمو ڈیمپ لمیٹڈ نامی کمپنی، یہ کینیا میں دفاعی سامان کی سپلائی کی رجسٹرڈ کمپنی ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کمپنی کینیڈا میں رجسٹرڈ ایمو ڈیمپ سیکیورٹیز کارپوریشن کی ذیلی کمپنی ہے۔ ایک ہی سوچ رکھنے والے چند افراد نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد 2015 میں رکھی تھی، اور ہم دفاع سے متعلق سامان سپلائی کرتے ہیں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پہ مگادی میں واقع ایمو ڈیمپ کیمپ یا شوٹنگ رینج کی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی، تاہم ایمو ڈیمپ کیمپ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سمیت واٹس ایپ اکاؤنٹ پر ای میل اور ویب سائٹ اسی کمپنی کا دیا گیا ہے۔ ارشد شریف نے ایمو ڈیمپ کمپنی کے کیمپ میں وقت تو گزارا ہے، لیکن اس کیمپ کے مالک کون ہیں؟ جو بظاہر وقار احمد ہے، خرم کا
मुतवक्किल भाई, जिसने ये कहा कि इसको मेरे घर ले आओ फार्म हाउस पे। इस सिलसिले में जब इस कैंप के राब्ता जो वेबसाइट पे नंबर दिया गया था, फ़ोन नंबर, तो उससे जब राब्ता किया गया तो उससे उन्होंने अरशद शरीफ और इस कंपनी के मालिक के बारे में बताने से गुरेज किया। इस कंपनी के जो वहाँ अथॉरिटीज़ बैठी होंगी, तो उनसे जब ये फ़ोन करके पूछा गया कि ये अरशद शरीफ के हवाले से, तो उन्होंने इसके ऊपर तफसील देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से अभी कोई हम कमेंट्स नहीं कर सकते। हम जो सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि एमोडेम्प नामी कंपनी के मालिक वकार अहमद हैं, जो मुबैना तौर पर खुर्रम अहमद के भाई हैं। इस कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन जमा करने वाली ट्रेड फॉर नामी वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी कीनिया में रजिस्टर्ड है और मिलिट्री सप्लाईज के कारोबार से वाबस्ता है। कंपनी की तारीफ में वेबसाइट ने सिर्फ इतना लिखा है, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और राब्ते के कालम में वकार अहमद का नाम लिखा गया है। वकार राना, अब जो ये पूरी मालूमात दे रहा है राना अजीज साहब, उसके नाम है, जो वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। वो गुज़िश्ता 10 सालों से कीनिया में गाड़ियों की दरामद के कारोबार में वाबस्ता है। अरशद शरीफ के कत्ल की इतला इन्हें रात को 2 बजे मिली। ये चूँकि राना अजीज कीनिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी में सरगर्म है और अरशद शरीफ के मामले में इब्तदा से उनके पोस्टमार्टम और दीगर जो यानी कि पूरा उनका प्रोसीजर वापसी तक का, इसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। राना अजीज ने बताया कि कीनिया पर जब माजी में अंग्रेज़ों का कब्जा था और बाद में इनसे आज़ाद हुआ, तो बड़े सगीर से बहुत से लोग यहाँ मजदूरी की घर से आकर आबाद हो गए थे, जिसमें वकार अहमद का ख़ानदान भी था। उन्होंने बताया वकार अहमद के आबा व अजदाद यहाँ कर आबाद हुए और वो खुद को पाकिस्तानी नहीं बल्कि कीनियन समझते हैं, क्योंकि वो यहीं पैदा हुए थे, जबकि खुर्रम अहमद इनके भाई हैं। ये राना अजीज के बकौल, लेकिन अभी तक कीनिया अथॉरिटी ने, मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने तस्दीक नहीं की। उन्होंने वकार अहमद के बारे में बताया कि मैं यहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ मिलता रहता हूँ, लेकिन कभी भी वकार अहमद से मुलाकात नहीं हुई। ये पहली मरतबा कल मुर्दा खाने में इनसे मुलाकात हुई है, यानी अरशद शरीफ की डेथ पे। इसके साथ उन्होंने कुछ और मालूमात बताई राना अजीज ने, कि वकार अहमद ने इन्हें बताया कि वो यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ की मिलिट्री और पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, जबकि एक शूटिंग क्लब भी चला रहे हैं। राना अजीज ने बताया, वकार ने मुझे बताया कि इनके पास असला सप्लाई के लाइसेंस भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिट्री गियर भी सप्लाई करते हैं। अरशद शरीफ के बारे में जब राना अजीज से पूछा गया कि वो कब से कीनिया में थे, तो उन्होंने बताया कि वकार के मुताबिक वो गुज़िश्ता 3 माह से कीनिया में मौजूद थे। यानी अरशद शरीफ साहब, चूँकि वो दुबई से उनको डिपोर्ट कर दिया गया था, तो लिहाजा उन्होंने फिर वहाँ से कीनिया चले गए थे। तो 3 माह से वो यहाँ पे मुकीम है और उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने वीज़े में मज़ीद 3 महीनों के लिए तोसी करवाई थी। मगाती में मौजूदा कैंप के बारे में राना अजीज से जब पूछा गया ये इलाका सिक्योरिटी लिहाज से कैसा था, तो उनका कहना था कि इस गुज़िश्ता साल दिसंबर में उन्होंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेजा और उन्होंने पहली मरतबा अपने साथियों के साथ मगाती में मौजूद मशहूर झील की सैर की घर से जाने का मंसूबा बनाया। राना अजीज ने बताया ये इलाका बाकी कीनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ और सुनसान इलाका था। आपने वो वीडियोस के अंदर भी देखा होगा कि जहाँ ये वाक़या होता है, तो उसके इर्द गिर्द वो जंगल वाला समा है, कोई मतलब आबादी उस अंदाज से नज़र नहीं आती, क्योंकि बाकी मुल्क की तरह सब्जे की बजाय वहाँ कांटों वाले पौधे और एक तरफ एक छोटा सा पहाड़ है, जबकि सड़क की बुरी हालत थी। उन्होंने बताया हम गए थे, लेकिन बाद में पछता रहे थे कि यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी लिहाज से इस जगह में कोई मसला नहीं है। इसी रोड पर 2 छोटे छोटे गांव मसाइयों के, यानी कीनिया के वो लोग जो बहुत पुरानी तहजीब से वाबस्ता हैं और वो मुल्क में पुरअमन समझे जाते हैं। जब कोई घर में सिक्योरिटी गार्ड रखता है तो कोशिश करता है कि वो किसी मसाई गांव के बासी को रखे, क्योंकि वो चोरी और डकैतियां नहीं करते। राना अजीज से जब पूछा गया कि क्या वकार या इनके भाई खुरम को गिरफ्तार किया गया, तो इसके जवाब में उनका कहना था कि कल शाम तक वो इनके साथ अरशद शरीफ के जैसे खाकी को पाकिस्तान भिजवाने के मामलात में मसरूफ थे और गिरफ्तार नहीं हुए थे, जबकि इनका भाई घर में था और डरा हुआ था। यानी अब यहाँ से देखो कि उसको पता है कि मैंने क्या किया है। हम वकार के साथ ही थे कि उनके भाई खुरम का 2 मरतबा फ़ोन भी आया
और वो डर रहे थे, लेकिन वकार इनको समझा रहे थे कि पुलिस ने गलती मान ली है और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। राना अजीज ने बताया कि बाद की मालूमात इनके पास नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ गछ के लिए इनको लेकर जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने वाज़े तौर पर अपनी गलती तस्लीम कर ली है। अभी चूंकि पाकिस्तान ने जो अभी अपनी 2 रुकनी कमेटी बनाई है, तो वो अभी कीनिया चली गई है। अब वो हो सकता है ये खुरम और वकार से जो मालूमात हैं, अब ये वाली जो आपको मैंने पूरी इनकी डिटेल रखी है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे इनका क्या पूरा प्रोसीजर था। और वहाँ फार्म हाउस पे एक आदमी को गोली लगी और वकार क्या कह रहा है खुरम को कि इसको मेरे घर पे ले आओ। भाई एक आदमी को गोली लगी और आप फिर कह रहे हो उसको मेरे घर में ले आओ। यहाँ से आप ये शकूक व शुबहात जो हैं और जो अवामिल हैं और जो अभी कीनियन पुलिस के डे बाय डे उसके ऊपर बयान आ रहे हैं, वो सारे यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरशद शरीफ को किस अंदाज से वहाँ पे ट्रैप किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ वहाँ पे एक जो करप्शन के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के हवाले से और जो पीडीएम के कुछ लोग हैं उनके हवाले से जो करप्शन की दास्तानें थी, उनकी वहाँ पे रकम, चूँकि ये कहा जाता है इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ, तो लिहाजा वो करप्शन की घर से वहाँ स्टोरी क्रिएट करने गए थे, ये भी कहा जा रहा है। तो अभी इस हवाले से चूँकि उनका अभी ये भी एक अहम पॉइंट है कि उनका मोबाइल और लैपटॉप किस जगह पे है, आया वो अगर मिल जाए तो उससे सारे ये मामलात हल हो सकते हैं कि इसके पीछे पूरी कौन कौन, यानी कि किस अंदाज से वो यहाँ से गए, कैसे उनको पूरा यानी कीनिया तक वो कैसे पहुँचे, और ये खुरम और जो वकार है इनसे वो कैसे मिले। तो ये पूरी जो डिटेल है ये मिल सकती है। तो आखिर में ये खुरम और वकार के हवाले से जो चंद अहम मालूमात थी ये आप तक पहुँचाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।